नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर आप लोगों का 5वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन आप लोगों का 5वां रहने वाला है, ठीक है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का, तो वो जो है वो 19 जुलाई को आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों के पास मोटा मोटी 18 दिनों का अब टाइम बचा हुआ है। तो इस 18 दिनों में ना हम लोग ना कंटिन्यू आप लोगों का ये जो विषय है शिक्षण अभिरुचि का, तो उसका एक एक मैराथन क्लास पर डे लेकर के आऊँगा। और उसके अलावा आप लोगों का रीजनिंग के क्लास को भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना तब तक आप लोगों को मैराथन क्लास के माध्यम से ना जितना भी आप लोगों का जिसमें इसमें टॉपिक है ना शिक्षण अभिरुचि में और रीजनिंग में, इन दोनों विषय को आप लोगों को मैराथन क्लास के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और ये जो आप लोगों का जो विषय है ना, और ये सारे के सारे जो विषय रहेगा मतलब सीडीपी का आप लोगों का रहेगा शिक्षण अभिरुचि का और रीजनिंग, इन दोनों विषय को ना अपना जो ये जो चैनल है ना बाय एमडी धीवर, तो इसमें आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिलेगा अब, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा भी एग्जाम है इसके वजह से नहीं ले रहा था, लेकिन आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि आप ना कंटिन्यू ये क्लास को लेकर के आओ बोल करके, तो सोचा चलो आप लोगों के लिए ना कंटिन्यू ये क्लास को लेकर के आते हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अपना ना सीडीपी का अर्थात शिक्षण अभिरुचि का अगर आप लोग सिलेबस देखोगे ना, तो केवल आप लोगों का 2 ही लाइन में इसको निपटा दिया गया है। ध्यान से देखोगे तो ये आप लोगों का सिलेबस है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर से भी पूछा गया है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना उस टॉपिक को आप लोगों को कवर कराऊंगा और सारे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हुए चलूँगा, ठीक है। और मैराथन क्लास के माध्यम से जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को क्या करूँगा, पढ़ाते हुए चलूँगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है। और आप लोग बोलोगे ना कि कितना नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मोटा मोटी आप लोगों को कम से कम 70 प्लस नंबर इसमें लाना पड़ेगा। अर्थात पंडित सुंदरलाल शर्मा का अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा एडमिशन हो डीएलएड में ना, तो ये आप लोगों को मान करके चलना है कि 70 प्लस लेकर के आना है। इससे कम लाओगे तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मात्र 2400 सीट ही है डीएलएड के जो सीट है ना उसमें है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है 2400 सीट है, इसलिए बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा, तभी ये जो है ना वो आप लोगों को जो सीट है वो मिल पाएगा। अदरवाइज़ मुश्किल है, बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो इसीलिए इस 20 दिन में ना बेहतर तरीके से पढ़ो और समझ करके पढ़ना है, इसको रटना मत आप लोग, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन को पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और बीच बीच में आप लोगों को सारा चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सारा चीज़ देते हुए आप लोगों को चलूँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर को कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। सबसे फर्स्ट में कथन करके दिया है, इसको पढ़िए। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क करके दिया है, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। ऑप्शन ए, कथन तथा तर्क दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, कथन सही है परंतु तर्क गलत है। ऑप्शन सी, तर्क सही है किंतु कथन गलत है। या ऑप्शन डी, कथन तर्क दोनों गलत है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से व्यापम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, अब पैटर्न को ये भी हो सकता है कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है वो भी धीरे धीरे चेंज कर दे। तो इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार की जो क्वेश्चन है उसको भी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। इन दोनों कथन और तर्क को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, कथन सही है परंतु तर्क गलत है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो सबसे पहले कथन दिया है, इसको पढ़िए। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। दैहिक उत्तेजना का मतलब ये होता है, दैहिक का मतलब होता है आपका बॉडी, आपका शरीर हो जाएगा। उत्तेजना का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों का इमोशन होता है ना उस टाइम, कि आप गुस्से में हो कि आप खुशी में हो, तो इस प्रकार की जो उत्तेजना होगा ना, जो बिहेवियर होगा,
उसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है ना जी कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ये पता लग जाएगा ना। मान के चलो अगर आप लोग किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछोगे, ठीक है, तो प्रश्न पूछ जैसे ही आप उसको पूछोगे तो उसका ना जो बिहेवियर होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज होगा ना, उसको देख करके आप बता सकते हो। जैसे झूठ बोलेगा तो वो घबराएगा उस बात को लेकर के, है ना, पसीना वगैरह आता है, बात करने में हिचकिचाहट आता है, तो इससे आप पता लगा सकते हो ना कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो ये जो कथन है वो सत्य हो जाएगा। उसके अलावा तर्क को पढ़ो, क्या बोला है, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो देखो झूठ बोलना किस प्रकार से संज्ञानात्मक अनुक्रिया होगा जी, अनुक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, झूठ बोलना एक संज्ञानात्मक अनुक्रिया नहीं होगा, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक पहला का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण जो दिया है ना, मतलब तर्क जो दिया है ना, वो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। ऑप्शन बी यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। ऑप्शन सी विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलकर प्राप्त किया जाएगा। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र जो होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हो जाएगा, यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग जो हैं विद्यालय एक साथ घूमते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और ऑप्शन सी भी हो जाएगा, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि संज्ञानात्मक होता क्या है। तो संज्ञानात्मक को अंग्रेजी में कॉग्निटिव कहा जाता है, और संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव का जो अर्थ होता है ना, वो ज्ञान, समझ और चेतना में ना क्या होता है, इन प्रक्रियाओं में जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को सरल तरीके से बताऊँ ना, तो आपके सोचने का, तर्क करने का, याद रखने का और निर्णय लेने का, और उसके अलावा समस्या का समाधान करने की जो आप में क्षमता होता है ना, तो उस क्षमता को ना क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक कहा जाता है। मतलब आप कोई भी निर्णय लेते हो, उसके अलावा आपका जो ज्ञान है, उसके अलावा आप जो सोचते हो, आप जो समझते हो, या किसी प्रकार की समस्या को अगर आप समाधान करते हो ना, तो आपकी समस्या समाधान करने की जो क्षमता है ना, तो उसी को संज्ञानात्मक कहा जाता है, ठीक है। और इसी को क्या है, तो सामाजिक संज्ञानात्मक का मानचित्र है। तो सामाजिक संज्ञानात्मक का मानचित्र जो होगा, वो बच्चों में जटिल समूहों में क्या करेगा, समूहों में समझने के लिए उपयोगी होगा। तो आपकी समझ इसमें आ रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा इसीलिए। उसके अलावा देखो, यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग जो है वो विद्यालय में एक साथ घूमते हैं। तो देखो, एक साथ घूमना, किसी प्रकार की पूछकर प्राप्त करना, तो ये सारे की सारी किस में आएगा, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लेना है ना, जो इन्फॉर्मेशन पूछोगे किसी से, तो इस प्रकार की जो बिहेव होगा ना, वो क्या होगा, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ना क्या करना है, अगर याद नहीं आता है ना, या बार बार आप लोग अगर भूल जाते हो, तो संज्ञानात्मक क्या है, इसे आप लोग शॉर्ट में अपना जो नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो, आप लोगों का मात्र 18 दिन बचा हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी विषय पढ़ोगे ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, जो शब्द रहेगा, उसे नोट कर लेना कम से कम एक छोटा सा पेज में। और एग्ज़ाम दिलाने जाने से पहले कम से कम एक दिन पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना, और पढ़ करके जाओगे तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि पूरा के पूरा आप लोग जो बुक वगैरह लिए होंगे, तो उसको तो पढ़ नहीं पाओगे, या उसके अलावा जो पूरा आप लोग के पास नोट्स होगा, उसको तो नहीं पढ़ पाओगे ना, लेकिन जो शॉर्ट में नोट्स बनाए रहोगे, उसे आराम से पढ़ सकते हो। तो इसी वजह से ना शॉर्ट में नोट्स बना लेना, 18 दिन ये अगर पढ़ोगे ना, तो बहुत है, जितना भी पढ़ना शॉर्ट में बना लेना, ठीक है। एकदम पूरा उतारने की आवश्यकता नहीं है। जो आप लोगों को लगता है कि यही मेरे से याद नहीं होगा, तो ऐसे को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट को बताते हुए चलूँगा, ताकि आप लोगों को याद हो सके। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी, ऑप्शन ए व्यवस्थित हो, ऑप्शन बी लिखित हो, ऑप्शन सी मौखिक हो, या ऑप्शन डी विस्तृत हो।
तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थित हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी, स्मृति का मतलब ये होता है कि आपका जो याददाश्त होता है ना, याद करने की जो क्षमता होता है, तो आपकी याद करने की क्षमता में सुधार कैसे हो सकता है? जब आप लोगों को ना जो जानकारी आप लोग क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वो जो जानकारी है अगर वो व्यवस्थित होगा ना, तो वो क्या होगा, तो वो स्मृति में आप लोगों का सुधार होगा और ये अच्छे से याद रहेगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को अब ध्यान से पढ़िए। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमित आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 125। याद करो, अगर आप लोगों ने व्यापम का एग्जाम दिया होगा ना डीलेट का, तो उस क्लास में आप लोगों को ये सेम प्रश्न ऐसे ही था, आप लोगों को बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा आप पहले बताइए, उसके बाद फिर मैं इसका ना विस्तार पूर्वक आप लोगों को आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 125 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमित आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा? तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए अर्थात सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक जो सूत्र है वो बताया था। क्या सूत्र है? तो आप लोग याद रखना, बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में जो होगा ना वो एम ए हो जाएगा। क्या? तो सबसे पहले जो ऊपर में होगा वो एम ए हो जाएगा, बटा करके फिर सी ए हो जाएगा। एम ए का मतलब होता है मेंटल एज होता है और सी ए का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज होता है, और गुणा करके ऐसे आप लोगों को 100 कर देना है, ठीक है। एम ए का मतलब क्या होता है, मेंटल एज होगा, और सी ए का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज होगा। अगर आप लोगों को इसको हिंदी में बताओ ना तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु होता है। क्या? तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु और गुणा करके ये 100 हो जाएगा। तो ये सूत्र है, इसे नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो, ऊपर में एम ए लिखा है, मेंटल एज लिखा है, ठीक है। तो मेंटल एज कितना है, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु कितना है, तो 5 वर्ष। तो सूत्र में सेम टू सेम लिख लो, यहाँ ऊपर में 5 लिख लो ऐसे करके, है ना। उसके बाद बटा है तो बटा के फॉर्म में कर लो। उसके बाद देखो इसका क्रोनोलॉजिकल एज क्या है देख लो, या कालानुक्रमित आयु क्या है ये देख लो, तो 4 वर्ष। तो नीचे में क्या है, तो नीचे में 4 वर्ष लिख लो। अब ये गुणा 100 हो तो ऐसे गुणा 100 कर लो जी आप लोग, ऐसे आप लोग बना लोगे सीक्वेंस। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व जो है वो नीचे से करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे, तो ये 100 कट जाएगा। तो ये 4 का पहाड़ा ना 25 बार पढ़ोगे, कितना, तो 4 का पहाड़ा अगर आप लोग 25 बार पढ़ोगे ना तो ये 100 जो है वो कट जाएगा। ये 25 आ गया आप लोगों का, 4 एकम 4 और 4 25 हम 100 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कट गया और ये कट गया ना, तो अब इन दोनों का आपस में गुना हो जाएगा। 25 पंचे कितना होगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। 125 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये सूत्र को आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये जो संख्या दी है ना आयु को बदल दे, उसके अलावा कालानुक्रमित आयु को भी बदल दे, तो इसीलिए सूत्र को याद रखोगे तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो, आप लोगों को सूत्र को सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है एम ए, और उसके बाद बटा करके सी ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणा करके 100 हो जाएगा। एम ए का मतलब बताओ ना, मेंटल एज हो गया, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु कितना है, तो 5, तो यहाँ ऐसे 5 लिख लेना। उसके अलावा सी ए क्रोनोलॉजिकल एज या कालानुक्रमित आयु कितना है, तो 4 वर्ष है, तो 4 ऐसे लिख लो। अब गुना करके इसमें 100 दिया तो 100 ऐसे लिख लो। अब इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, तो नीचे में सबसे पहले सॉल्व करो, 4 एकम 4 में कट जाएगा, और 4 25 हम तो 25 बार में जाएगा ना, तो 4 25 हम 100 हो जाएगा, ये कट गया। अब इस तरफ बचा 25 और इस तरफ बचा 5, इन दोनों को आपस में गुणा हो जाता है, तो 25 पंचे कितना होगा, 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करोगे तभी बनेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को आप ध्यान से पढ़िए। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो मूल्यांकन, ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन या ऑप्शन डी प्रदर्शन मूल्यांकन।
तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन मूल्यांकन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्र की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? तो एक जो छात्र है उसका बहस करने की क्षमता, बहस मतलब ना जो वाद विवाद होता है ना जी, जो वाद विवाद प्रतियोगिता होता है ना, तो इस प्रकार की जो क्षमता होगा ना दूसरों के साथ बात करने का, अपना पक्ष को रखने का, तो ये जो क्षमता है ना वो प्रदर्शन मूल्यांकन से क्या किया जा सकता है? आकलन किया जा सकता है। और इस प्रकार की जो आकलन होगा ना वो प्रदर्शन मूल्यांकन सबसे बेहतर होगा। प्रदर्शन मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि दिखा दिखा करके, मतलब सामने पे ना जो स्टेज होगा वहाँ प्रदर्शित करके जो आकलन होता है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अब प्रदर्शन मूल्यांकन क्या होता है? देखो, एक जो कक्षा होगा ना उसमें क्या होगा, कोई भी जो प्रदर्शन करेगा ना तो जो स्टेज होगा सामने में ना, तो वो दो लोग सामने में स्टेज में चला जाएगा और कोई भी टॉपिक होगा उस पर क्या करेगा, वो आपस में ना वाद विवाद करेगा, मतलब उसमें बहस करेगा कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा पक्ष गलत है, अपने अपने पक्ष को रखेगा। और जो बाकी जो छात्र होंगे वो देखेंगे ही कौन सा किसका जो पढ़ रहा है वो भारी है, अर्थात कौन बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, बहस कर सकता है। तो इस प्रकार की जो मूल्यांकन होगा ना, जो शिक्षक बैठ कर के देखेगा और ऑब्जर्व करेगा और सुनेगा, तो इस प्रकार की जो आकलन है ना वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसे प्रदर्शन मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन ए, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में ना विभिन्न जाति, वंश, धर्म, समुदाय, अलग अलग जो बालक है वो रहते हैं। और कई बालक जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब ना कोई बालक जो है वो गणित में एक्सपर्ट होते हैं, कई बालक अंग्रेजी में एक्सपर्ट होते हैं, कई बालक जो है वो और अन्य विषय में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। और कई बालक जो है वो एक बार में सीख जाते हैं, कई बालकों को 2 से 3 बार समझाना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो अलग अलग जो बालक होते हैं ना, जिसमें अलग अलग जो योग्यता है वो होता है, तो इस प्रकार की जो बालक रहता है कक्षा कक्ष में ना वो अलग अलग विभिन्नता वाले बालक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बालक आपके कक्षा में होगा, तो आप एक शिक्षक होने के नाते किस प्रकार की आपकी भूमिका होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते? तो आप क्या करोगे, एक शिक्षक होने के नाते अगर आपकी कक्षा में इस प्रकार के बालक हैं, तो आप व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करेंगे कि किस व्यक्ति में, अर्थात कौन से विद्यार्थी में कौन सी रुचि है, कौन सी योग्यता है, कौन सी अभिक्षमता है। पहला आप ये जानने की कोशिश करोगे, उसके अनुसार आप पढ़ाओगे। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करोगे। मतलब यह है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम का आप चयन करोगे जिसमें क्या है, सारे बच्चे जो है वो एक साथ और एक बार में ही सीख जाए, इस प्रकार की जो पाठ्यक्रम है ना उसका चयन करोगे और पढ़ाओगे एक शिक्षक होने के नाते। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए, सामाजिक सहारा। ऑप्शन बी, सामाजिक सहायता। ऑप्शन सी, समाज में व्यवहार। या ऑप्शन डी, समाज समर्थन व्यवहार। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, समाज समर्थक व्यवहार इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। किसी अन्य व्यक्ति की मदद, मान के चलो आप हो और आपका एक दोस्त है, आप अपने इस दोस्त की अगर मदद करोगे ना किसी भी प्रकार से, वो क्या कहलाएगा, तो वो समाज समर्थन व्यवहार कहलाएगा, ना कि सामाजिक सहायता, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा। अधिकतर लोगों ने पता है सामाजिक सहायता ले लिया होगा, लेकिन समाज
समर्थन व्यवहार इसके अंतर्गत आ जाएगा। व्यापम ने ये आंसर लिया था। तो हो सकता है ऐसे प्रश्न वो भी पूछ ले पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो इसीलिए ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। स्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बनाएं। तो आप लोगों को ना ये जो स्मरण की प्रक्रिया है ना उसको 4 अलग अलग आप लोगों को दिया है, इसको आप लोगों को अरेंज करना है। ए करके दिया है कविता, बी दिया है निरर्थक पद, सी दिया है गद्यांश और डी दिया है सुगद्य अधृत सीखना दिया है। दिए गए कूट के संकेत के आधार पर उत्तर दें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको इसको अरेंज करना है विस्मरण की प्रक्रिया के माध्यम से। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पद को सही क्रम में बताइए बोला है ना। तो देखो विस्मरण मतलब क्या होता है? विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना होता है। क्या? तो विस्मरण का जो अर्थ होता है वो भूल जाना होता है, अर्थात किसी तथ्य को ना याद न रखना ना विस्मरण कहलाता है। जैसे स्मरण का मतलब क्या होता है? याद रखना होता है। ठीक उसी प्रकार से विस्मरण का मतलब भूल जाना होता है। तो भूल जाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आएगा? तो सबसे पहले जो होगा वो निरर्थक पद हो जाएगा, इसमें पहला आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वो गद्यांश हो जाएगा, इसमें दूसरा। और उसके बाद तीसरा जो होगा वो कविता हो जाएगा इसमें। और चौथा जो होगा वो सुगद्य अधृत सीखना हो जाएगा। क्या? तो सुगद्य अधृत सीखना इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये चौथा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन ए सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ऑप्शन बी अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ऑप्शन सी अभ्यास अनुभव एवं अंतरोध के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी तरह के परिवर्तन को। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे? निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो सीखने को किस में सम्मिलित किया जाएगा जी? आप अभ्यास करते हो और अभ्यास के बाद आपका जो अनुभव होता है उन दोनों को क्या करते हो? उन दोनों को रिलेट करते हो और उन दोनों को रिलेट करने के बाद ना आपके व्यवहार में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसे सीखने की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो उसे सीखने की श्रेणी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10वां को आप ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की ने भाषा को माना है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन बी मजा मनोरंजन, ऑप्शन सी अद्वितीय या ऑप्शन डी व्यर्थ। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक उपकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाइगोस्की ने भाषा को माना है। तो आपके जो विषय में ना वाइगोस्की जो है ना उन्होंने क्या माना है भाषा को? तो वाइगोस्की ने भाषा को ना सांस्कृतिक उपकरण माना है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को आप ध्यान से पढ़िए। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। ऑप्शन ए मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय है या वैध, ऑप्शन बी छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना, ऑप्शन सी विद्यालय प्रशासकों के अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर का अनुपालन हो, या ऑप्शन डी मूल्यांकन उपकरण मानकीकृत हो। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। छात्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष अगर होगा तो मूल्यांकन में एक जो शिक्षक है वो क्या सुनिश्चित करेगा? छात्र की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देगा और उसके अनुसार क्या करेगा? उसके अनुसार मूल्यांकन जो है ना वो लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11
12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। ह्यूरिस्टिक है ऑप्शन ए अनुभव सिद्ध नियम, ऑप्शन बी एक प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी एक रणनीति या ऑप्शन डी एक गलती। तो क्या इसका आंसर होगा? और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ये, तो अगर आप लोगों ने ना व्यापम का एग्जाम दिया आया होगा डीएलएड का, तो उसमें ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था और उसको थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में कर दिया गया था। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अनुभव सिद्ध नियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ह्यूरिस्टिक है, तो ह्यूरिस्टिक या ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में अगर आप लोगों को बताओ ना, तो ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब ये होता है कि आपको ना एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पे ना आप बिना किसी के मदद किए स्वयं अपना खोज आधारित मतलब खोजबीन करके अपने सूझबूझ के आधार पर ना, जब आप लोग उस जो टॉपिक है ना या जो आप लोगों को जो समस्या दी है उस समस्या का अगर आप लोग समाधान ढूंढ लेते हो ना, है ना, तो उस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है? अनुभव सिद्ध नियम कहा जाता है। ठीक है, और इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब ये होता है कि आपको एक समस्या दिया जाता है या एक टॉपिक दिया जाता है जिस पर आप स्वयं खोजबीन करके ना आप उस टॉपिक का क्या करते हो? आंसर ढूंढते हो या उस समस्या का समाधान करते हो ना, तो आप अपने एक्टिविटी के माध्यम से क्रिएटिविटी के माध्यम से जब उस समस्या का समाधान ढूंढते हो स्वयं, तो वो क्या कहलाता है? अनुभव सिद्ध नियम कहलाता है। ठीक है, मतलब आप अनुभव के माध्यम से अपने स्वयं के अनुभव के माध्यम से क्या करते हो? उस समस्या का समाधान ढूंढते हो। तो इस प्रकार की विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? ऑप्शन ए वातावरणीय कारक, ऑप्शन बी हार्मोनल असामान्यता, ऑप्शन सी लिंग गुणसूत्र की असामान्यता या ऑप्शन डी जैविक कारकों का संयोजक। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है वातावरणीय कारक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? तो कामुकता को जो मनोसामाजिक सिद्धांतकार होते हैं ना वो किसके परिणाम स्वरूप देखेंगे? तो वातावरणीय कारक के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को आप ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दे, दिए गए कूट सिद्धांतों में से सही का चयन करें। कथन करके दिया है इसको पढ़िए। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होता है। कारण करके दिया है सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। उत्तर कूट संकेत में दिया है। ऑप्शन ए कथन तथा कारण दोनों सही हैं, ऑप्शन बी कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन सी कारण सही है किंतु कथन गलत है, या ऑप्शन डी कथन तथा कारण दोनों गलत है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी कथन सही है परंतु कारण गलत है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आपको एक कथन दिया और एक कारण दिया और इसमें सही को चुनना है बोला है। सबसे पहले कथन को ध्यान से पढ़िए। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होता है। आक्रामकता का मतलब ये होता है कि आपके मन में जो अग्रेशन आता है ना किसी भी चीज़ के लिए एकदम ज़्यादा आप गुस्सा करने लगते हो, है ना, तो आक्रामकता जो होगा वो क्या होगा? कुंठा से उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार की जो कुंठा होता है ना आपके मन में जो पुरातन बात होता है ना तो उससे उत्पन्न होता है, तो ये इसमें क्या होगा? सही हो जाएगा। और कारण करके दिया है सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देता है। तो सभी प्रकार की जो कुंठा है वो आक्रामकता को थोड़ी ना जन्म देगा, जी हाँ, तो ये कारण आर इसमें गलत हो जाएगा। तो केवल कथन जो है ना वो सही होगा परंतु कारण जो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ध्यान देना है। सभी प्रकार की जो कुंठा होगा क्या वो आक्रामकता से उत्पन्न होगा? नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासात्मक विधि या ऑप्शन डी सांख्यिकीय विधि।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी विकासात्मक विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे के बुद्धि एवं विकास के अध्ययन करने का सर्वोत्तम विधि है। तो बच्चों की जो बुद्धि है उसको और उसके विकास को ना अगर आप अध्ययन करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसके लिए विकासात्मक विधि ही सबसे उत्तम विधि होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बच्चों की बुद्धि कितना है ये जानना चाहते हो या उसका विकास कितना हुआ ये अगर आप लोग जानना चाहते हो एक शिक्षक के रूप में, तो आपको ना विकासात्मक विधि का उपयोग करना होगा। मतलब विकासात्मक विधि के माध्यम से आपको ये पता लगाना होगा कि बच्चों की बुद्धि कितना और विकास कितना है। विकासात्मक विधि का मतलब होता है कि आप बच्चों को ऐसे प्रश्न दोगे जिससे उसको ये पता चले कि उसका विकास कितना हुआ और कितना बुद्धि हुआ है। तो ये विकासात्मक विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी चाइना में। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो विशिष्ट शिक्षा का जो विकास हुआ था वो अमेरिका में सबसे पहला शुरू हुआ था। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है। ऑप्शन ए बर्ट, ऑप्शन बी स्टोफेन, ऑप्शन सी गिलफोर्ड या ऑप्शन डी विल्किंस। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है। तो अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है, ये जो कथन दिया है ना वो गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? मतलब अधिगम असमर्थता जो शब्द है ना वो किसने दिया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए किर्क, ऑप्शन बी फोरबेस, ऑप्शन सी कोबेल या ऑप्शन डी टोरेंस। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर एक किर्क इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? तो अधिगम असमर्थता जो शब्द होगा ना वो किर्क ने सुझाया था। और अधिगम असमर्थता क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है, ठीक है। तो अधिगम असमर्थता मतलब जो सीखने में ना असमर्थ होंगे ना, जिसको दिक्कत जाएगा सीखने में किसी भी प्रकार की जो विषय होगा उसको या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को, तो उसे अधिगम असमर्थता कहते हैं। और ये किसने दिया था? तो किर्क नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। ऑप्शन ए शैक्षिक लब्धि, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी समायोजन या ऑप्शन डी संवेग। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बुद्धि लब्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। तो एक जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसकी जो पहचान है वो बुद्धि लब्धि हो जाएगा। मतलब ना बालकों की जो योग्यता है उसके अनुसार ना बुद्धि लब्धि को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 70 से नीचे जो होगा वो जड़ बालक कहलाता है। अगर 70 से अगर 90 के बीच में होगा तो वो क्या कहलाता है? तो वो मंद बुद्धि बालक कहलाता है। उसके अलावा मान के चलो अगर ना 90 से 110 के बीच में होगा तो क्या होगा? सामान्य बालक कहलाता है। उसके अलावा 110 से लेकर के 120 के बीच में होगा तो वो क्या होगा? वो प्रखर बुद्धि वाला बालक कहलाता है, ठीक है। मतलब प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। और 120 से अगर ऊपर में होगा तो वो क्या होगा? तो वो अति प्रतिभाशाली बालक कहलाता है, ठीक है। और ये जो बालक होता है ना वो रेयर में होता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक की जो पहचान है वो बुद्धि लब्धि के आधार में होता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को ध्यान से पढ़िए। गलत विकल्प चुने, मतलब जो गलत इसमें होगा ना उसको चुनना है। ऑप्शन ए करके दिया है समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। बी करके दिया है समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है। ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है। या ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा समाज में समायोजन में सहायक है। तो आपको बताना इसमें गलत कौन सा होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गलत विकल्प चुने तो इसमें जो गलत होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कोई विश्लेषण नहीं करता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक जो कक्षा में ना विभिन्न प्रकार के बालक रहते हैं, कई बालक बहुत जल्दी सीखते हैं, कई बालक 2-3 बार समझाने पर सीखते हैं, कई बालक ऐसे होंगे जो दिव्यांग बालक भी होंगे, अलग अलग जाति वंश समुदाय के बालक जो रहेंगे वो आएगा। तो इस प्रकार की जो बालक है ना वो एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा जब ना बिना किसी भेदभाव के पढ़ाते हैं तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी शिक्षा में ना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, तो ये पूरी तरह से इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट आंसर लिया गया, तो इसीलिए हम भी इसी को ही लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण की समझ स्तर में शामिल है। पहला करके इसमें दिया है स्मृति, दूसरा दिया है योग्यता, तीसरा दिया है अंतर्दृष्टि और चौथा दिया है रचनात्मकता। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 1 एवं 3 या ऑप्शन डी 2 एवं 4। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। शिक्षण मतलब पढ़ाने का जो समझ स्तर है ना उसमें क्या शामिल होगा? पहला स्मृति शामिल होगा, आपका याददाश्त, और उसके अलावा तीसरा जो होगा वो अंतर्दृष्टि हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ स्तर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष या ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 6 से 14 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को जो पढ़ाया था पिछले क्लास में ना, तो उसमें आप लोगों को बताया था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में जो बात किया गया ना वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक होंगे सारे बालकों को ना अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया गया है। और ये आप लोगों को क्या है, बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। और ये जो है ना वो किसके अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें साफ साफ ये बोला गया है कि जितने भी भारत के बच्चे होंगे ना 6 से 14 वर्ष की उम्र में, उन सारे बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये इसमें बोला गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, और ऐसे प्रश्न जो है ना वो आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं, तो चाहो तो शॉर्ट में नोट करके रख सकते हो। तो इस क्लास में आप लोगों को प्रॉपर इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों का ना कंटिन्यू जो क्लास है ना वो लेकर के आते रहूँगा, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस जो है ना वो हो सके। और इसका अगर आप लोगों को पूरा PDF चाहिए ना, तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, तो उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट करके इसका जो PDF है वो पूरा ले सकते हो। और उसके अलावा आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट का जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उस व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट करके सारा PDF आप लोग ले सकते हो, और केवल उसी से ही आप लोग अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हो, ठीक है। और लगभग 19-20 दिन में आराम से कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो। चलिए आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। और कंटिन्यू आप लोगों को क्लास आते रहेगा, और आप लोगों का रीजनिंग का भी जो क्लास है ना वो भी लेकर के आऊँगा आप, ठीक है। तो कंटिन्यू आप लोगों को जो क्लास है वो आते रहेगा।